आज हम लोग यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में लेक्चर 5 में जानकारी लेंगे रेप्लिकेशन फैक्टर सी के बारे में। रेप्लिकेशन फैक्टर सी के बारे में जानकारी लेंगे। पीसीएनए, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में पकना कहता हूँ। उसके बाद हम लोग जानकारी पिकअप करेंगे। फिर हमारी जानकारी होगी रेप्लिकेशन फोर्क के बारे में। रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है। और फिर हम कुछ और जानकारी पिकअप करेंगे इसके एसोसिएटेड जो प्रोटीन्स और एंजाइम है, जैसे कि एक ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो कि इसमें होगा, उसके बारे में। फ्लैप न्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस 1 के बारे में। यही सब जानकारी हम लोग अभी इसके अंदर में रखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है रेप्लिकेशन फैक्टर सी, में आरएफसी कहते हैं। एंड पकना, इसका पूरा नाम तो बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोलिफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, ठीक है। PCNA, इस तरह से इनका एक शॉर्ट फॉर्म का जो फुल फॉर्म आपको देखने का मौका मिला है। क्या है ये? तो इन दोनों के लिए कहा जाता है कि कंपेयर करें ई कोलाई में एंड मैमल्स में, मतलब कि यूकैरियोट्स में। देखिए दोनों के बीच में एक तुलनात्मक ये देख रहे हैं। तो यदि फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखें, गामा एक क्लैंप लोडर, क्लैंप लोडर, तो ई कोलाई में होता है गामा क्लैंप लोडर। सब लोग पढ़े हुए हैं। जबकि मैमल में उसकी जगह पर होता है रेप्लिकेशन फैक्टर RFC। रेप्लिकेशन फैक्टर सी क्लैंप लोडर का ही काम करता है। ये एक पहली जानकारी है जो मैंने आपसे साझा किया। दूसरी जानकारी होती है, वो होता है बीटा प्रोसेसिंग यूनिट। बीटा प्रोसेसिंग यूनिट, तो यहां तो है ही बीटा सब यूनिट, और यहां पर उसकी जगह पर होता है पकना। तो ये इसलिए मैंने भी बताया कि कई बार तुलनात्मक रूप से कोई सवाल पूछ सकता है कि बताइए रेप्लिकेशन फैक्टर सी जो है मैमल्स में डीएनए पॉलीमरेज के साथ, तो ई कोलाई में क्या है? तो बोले ई कोलाई में वो क्लैंप लोडिंग का काम करता है, वो गामा क्लैंप लोडर की तरह काम करता है। सो इट इज एनालोगस टू गामा क्लैंप लोडर एंड बीटा सब यूनिट इज एनालोगस टू पकना। ये नाम हो गया। अब है क्या कि यदि हम सबसे पहला पॉइंट रेप्लिकेशन फैक्टर सी के बारे में देखें तो क्या लिखते हैं इसके बारे में? सबसे पहला ही चीज लिखते हैं बारे में, इट इज अ क्लैंप लोडर, ठीक है। यह एक क्लैंप लोडर है, ठीक है। इट कैटेलाइजेस, क्या कैटेलाइज करता है? द लोडिंग ऑफ PCNA, पकना,
onto द डीएनए। ये डीएनए पर पकना को लोड करने का कैटालाइसिस का काम करता है, ठीक है ना। तो कैसे ये लोड करता है, तो ये जो आरएफसी है, आरएफसी बाइंड्स टू 3' OH end of डीएनए। डीएनए किस एंड पर बाइंड करता है, इसी चीज को बता रहे हैं कैसे लोड होता है। तो 3' एंड जो है डीएनए, उस पर ही आकर बाइंड हो गया, ठीक है। एंड प्रोमोट, क्या प्रोमोट करता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस। अब समझ जाओ, एनर्जी चाहिए आपको, कोई सामान अगर सोचो कि घर में छत पर ले जाना है, तो एनर्जी खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। आप उठा के ले जाइएगा तो आपको उतनी ताकत जो है वो लगानी पड़ेगी। तो ये जो है एटीपी हाइड्रोलिसिस की तरह ये काम किया, टू प्रमोट एटीपी हाइड्रोलिसिस। एंड देयरफॉर पकना ओपन्स, और पकना जो है खुलता है। ये पकना उसी प्रकार का होता है जैसे हम लोग एक डायग्राम ऐसे बनाते हैं, एक और बनाते हैं। देखिए, अब ई कोलाई में और मैमल्स में अगर हम देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक पकना होता है, और इस पकना का दो स्टेट होता है, क्या, खुलता और बंद होता है। तो यहाँ पर इसको क्या हम लोग बोलते हैं, बीटा सब यूनिट, जो रिंग शेप होता है, ये खुलता और बंद होता है। ठीक उसी प्रकार का जो यहाँ पर है, ठीक है, ये भी ठीक उसी प्रकार की व्यवस्था होती है, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, पीसीएनए। तो ये जो है पकना का काम होता है। अच्छा, बीटा सब यूनिट का क्या काम होता है, बीटा सब यूनिट पर पूरा का पूरा क्लैंप लोडर जो है वो आके सेट हो जाता है। आप लोगों को अगर डायग्राम याद होगा, इस तरह का एक क्लैंप लोडर हम बनाते हैं, ये आके इस पर खड़ा हो जाता है। इसमें टॉ होता है, डेल्टा होता है, डेल्टा वन। ठीक उसी प्रकार से पकना पर भी क्या होता है, जो लोडर होता है वो आकर चढ़ जाता है। ये जो है कि बड़ा कॉमन काम दोनों के बीच का है। ये बेस देता है, उस बेस पर सारी चीजें आकर टिकती हैं। अब अगला पॉइंट जो है, यहाँ पर पकना के बारे में अगर हमें बोलना पड़े, इसको क्या बोलते हैं, इट टेथर्स द डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज का कौन सा टाइप, डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा टू द टेम्पलेट ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए के टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमरेज को कैसे सेट करेंगे कि कौन सा वो काम करेगा, इसके लिए काम करता है। हम सब जानते हैं कि डीएनए पॉलीमराइजेशन यूकैरियोट्स में जो होता है, उसमें जो दो मेन एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज का, वो दोनों एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। इन दोनों की क्या खास बात होती है, ये दोनों जो है वो इंटायर डीएनए रेप्लिकेशन को कंडक्ट करते हैं। तो ये डीएनए सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, एंड प्रोसेसिंग एंजाइम है। प्रोसेसिंग मतलब क्या हम कहते हैं, जो शुरू करके खत्म तक करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं।
ये जो पकना है, ये डीएनए पॉलीमरेज को ठीक से इस पर सेट करता है। इस घटना को हम लोग दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? पॉलीमरेज शिफ्ट स्विच, पॉलीमरेज स्विच। प्रीवियस क्लास में मैंने चर्चा किया था कि कैसे हम स्विच करके पॉलीमरेज को इस डीएनए पर चढ़ा दें, और ये काम जो है यह करता है। इसलिए जो डेल्टा होता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, इसको हम क्या लिखते हैं? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा associates with replication factor C and पकना, proliferating cell nuclear antigen। ये छोटी सी बात थी जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। कई बार इसके क्वेश्चंस आते हैं और विद्यार्थी फंस जाता है। तो डीएनए पॉलीमरेज के साथ इनका गहरा संबंध है, जबकि इप्सिलॉन के साथ ये उतना गहरा संबंध नहीं रखते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अब हम लोग रेप्लिकेशन फोर्क के बारे में देख रहे हैं। सामान्यतः रेप्लिकेशन फोर्क तो हम लोग फोर्क ही बनाते हैं। ये रेप्लिकेशन फोर्क बनाने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन आप होते हुए यहां देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फोर्क, ठीक है ना। अब इस रेप्लिकेशन फोर्क के बारे में क्या बोलते हैं? कोई भी रेप्लिकेशन फोर्क है यूकैरियोट्स में, इट कंटेन्स, क्या रखता है? तो वन कॉम्प्लेक्स, उस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? ऑफ डीएनए पॉलीमरेज अल्फा प्राइमेज, सब जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो प्राइमेज है, एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड इप्सिलॉन, ये दोनों प्रोसेसिंग एंजाइम। ये जो है रेप्लिकेशन फोर्क में देखने का मौका मिलता है। अब अगर एक रेप्लिकेशन फोर्क का डायग्राम हम ड्रॉ करें, आप लोग भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप खूब बढ़िया से इसको फॉलो कर सकें, समझ सकें। तो आप इसे देखें, ठीक है। हम्म, ठीक है। अच्छे से बढ़िया डायग्राम बनाना चाहिए। कूल। लैगिंग स्ट्रैंड पर तो थोड़ा सा लटकता है, लेकिन अभी हम लोग उसको लटकाएंगे नहीं, हम लोग उसको देखिए। अब यहाँ छोटी छोटी बातों को हम लोग स्ट्रक्चर में सीखेंगे। आप लोग भी मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कर लें।
रेप्लिकेशन फोर्क बनाने में थोड़ा वक्त लगाना चाहिए। ठीक है, ये बन गया रेप्लिकेशन। ओवरलैप दिखाना था इसलिए इसको गैप छोड़े। अब ये डायरेक्शन दिखाने का काम कर रहे हैं कि किसका क्या डायरेक्शन है। ये है 3-OH, ये है 5-फॉस्फेट, ये है 3-OH, और ये है यहाँ पर 3-OH। अब क्लियर होते जा रहा है कि ये जो है इसे हम लोग बोल रहे हैं लीडिंग में कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। सबका नाम ठीक से लिखना होगा। लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट, और उस पर ये नया स्ट्रैंड बन रहा है, और इस पर हमको दिखाना है ये जो हरा रंग का देख रहे हैं ये तो डीएनए पॉलीमरेज है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, ठीक है। ये जो यहाँ ब्राउन कलर का देख रहे हैं ये है डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, जिसको हम लोग प्राइमेज भी कहते हैं। ये जो छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे हैं इसे कहा जाता है ओकाज़की फ्रैगमेंट्स, ठीक है। हर एक ओकाज़की फ्रैगमेंट के साथ जुड़ा होता है प्राइमर, ठीक है। तो प्राइमर भी दिखाना होगा। ये हो गया प्राइमर, ये हो गया प्राइमर, ये सभी जो है वो है प्राइमर, और ये ओकाज़की फ्रैगमेंट है। और अगर ओकाज़की फ्रैगमेंट में देखते हैं तो क्या है, ये कौन सा एंड है इसका, ये इसका 3' एंड है, और ये इसका 5' एंड है। इस तरह से ये ओकाज़की फ्रैगमेंट हमको दिखता है। अब छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको भी हम लोग यहाँ शोकेस करते हैं। और जैसे यहाँ पर एक ये एंजाइम बना रहे हैं, इस एंजाइम का नाम होता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या करता है, तो ये जो बीच का गैप है उस गैप को ये कैटलाइज करके भर देता है। ओके, अब यहाँ देखिए इस पर एक रिंग शेप्ड देखिए एक रिंग शेप मैंने बनाया है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है डीएनए प्राइमेज। अच्छा, अब एसएसपी प्रोटीन को भी दिखाना पड़ता चाहिए हम लोग को। देखिए ये सभी जो है क्या है, एसएसपी प्रोटीन।
वैसे हम लोग कह रहे हैं SSB प्रोटीन्स, जिसको लाइन अप किए हुए। और इसके अलावे ये ऐसे घेरे हुए रहता है, इसको हम लोग कहते हैं टोपोआइसोमेरेज। इसलिए डायग्राम हमेशा बनाएं और कलरफुल बनाएं। टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। ये एक रेप्लिकेशन, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन 4 का जो है वो तैयार हो गया। लीडिंग स्ट्रैंड है तो ये जो होगा ये लैगिंग स्ट्रैंड होगा। हम सब जानते हैं कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं बिकॉज ऑफ द 3' इशू। तो ये जो है आपका एक रेप्लिकेशन 4 का स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन उससे पहले कोई सवाल जवाब है तो आप लोग कर लीजिए। क्या सुप्रिया? सर ये वन दोनों में काम करेगा ना, लैगिंग और लीडिंग दोनों स्ट्रैंड में? हाँ, दोनों स्ट्रैंड में काम करेगा, लेकिन चूंकि ओकाजाकी फ्रैगमेंट का इशू सामान्यतः लैगिंग स्ट्रैंड में ही होता है, इसलिए हम जो अभी पढ़ेंगे वो लैगिंग स्ट्रैंड में पढ़ेंगे। लीडिंग स्ट्रैंड में ओकाजाकी फ्रैगमेंट नहीं बनता। ठीक है, ओके जी। और कोई सवाल? चलिए बढ़िया, अगले क्लास को बढ़ते हैं। जुड़ जाइए अगले क्लास में सब लोग।